Were there any sacrifices? From first year, I faced some financial issues. It's really hard to achieve any dream. यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है, वहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता है. सिलेबस फॉर FMG एंड द MBBS आर टोटली सेम. ये बिल्कुल ईजी नहीं है. जस्ट बी कंसिस्टेंट. तब मुझे सब फ्लैशबैक एक मोमेंट में आया कि ये मेरे लाइफ में एक बेस्ट मोमेंट था. उनके पूरे 5 साल वेस्ट हो चुके हैं. वहाँ का कल्चर नहीं पता, वहाँ का लैंग्वेज नहीं पता. फिर वहाँ जाके बच्चों के साथ ही अलग स्कैम हो जा रहे हैं. मुझे पता नहीं था कि मेरा फ्यूचर क्या है. इंडिया में प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पाते. हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिक फ्रॉम फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज। आज के पॉडकास्ट में हमारे पास डॉक्टर सक्षम कंकाळे है, जो नासिक से है। उन्होंने अपनी एफएमजी की जो एग्ज़ाम थी वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की। उन्होंने अपनी एमबीबीएस की डिग्री अब्रॉड से कंप्लीट की है। सो लेट्स मीट डॉक्टर सक्षम कंकाळे। हेलो सर, हाउ हेलो. आर यू टुडे? आई एम फाइन, टोटली फाइन. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आपका जो डॉक्टर बनने का जो सपना था, हाउ डिड यू इनिशिएट विद दैट? So first of all, like when I was 10th, I was in 10th. My mom was like, she came here and she thought कि 10th के बाद ये एक कोचिंग क्लास है. FDS इज लाइक अ कोचिंग क्लास. सो शी थॉट इज अ कोचिंग क्लास. तो सर ने तब बताया कि नहीं नहीं, हम अब्रॉड में लेके जाते हैं बच्चों को MBBS के लिए, ऐसा ऐसा. सो दैट ऑल थिंग वाज इन 10th स्टैंडर्ड. व्हेन आई केम इन 12th, तो तब मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था बचपन से कि मुझे डॉक्टर बनना है. यहाँ the circumstances and the situation took me in this branch. The thing was like कि जब मैं 11th में एडमिशन लिया, आई वॉज लाइक बिलो एवरेज स्टूडेंट. 10th में मुझे 65% थे. आई वॉज इन ICSE बोर्ड. तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे बिलो एवरेज था. तो मैं कोई क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लिया. तो उन्होंने बोला कि आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगी एट दिस मार्क्स. तो आई वॉज लाइक कि अभी बायो तो ठीक है मेरा, तो फिर आई विल टेक द बायो ब्रांचेस. So from there, my this MBBS journey starts because on that I got the admission in the coaching classes. And then फिर उसके बाद नीट के लिए टू ईयर I prepared. But still I can't score that because the competition in India is too much high. And तब मेरे को उतने अच्छे मार्क्स भी नहीं मिले थे जिससे मुझे इंडिया में एज अ गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा. तो लाइक आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड कि अब क्या होगा आगे. मुझे कुछ पता नहीं था. तो मम्मी दैट टाइम शी रिकॉग्नाइज कि शी रिमेम्बर दैट कि हाँ, यहाँ पे सर के पास एक बार आई थी 10th स्टैंडर्ड में. तो शी वाज लाइक कि एक बार फिर से सर के पास जाके देखते हैं कि इस बार हो पाएगा क्या, बाहर जाएगा तो फिर वहाँ पे तू कर ले. एंड आई वाज लाइक मॉम प्लीज डू इट वंस. मैं अपना पूरा वर्थ दिखाऊंगा, मुझे बस एक चांस दे दो, ऐसा वैसा. And she just believed on me and she came here. Then when I met to the future doctor, then I met to the Amit sir. And he was like, yeah, you are qualified in the NEET UG exam, so you can take the admission in the. So from here, my journey starts in for the MBBS abroad. And फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि like when I got there in abroad in Russia. I got there. And फिर वहाँ पे ऐसा था कि from first year I faced some financial issues because like there was like कि mom सब ज़्यादा ज़्यादा mom handle कर रही थी. तो इसके वजह से फिर she talk with the अमित सर like कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि हमें थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं. तो but that time sir really supported us. He was like कि I will pay the amount, you just give me in the installments. जैसे भी आपको possible होगा, you just pay me like in installments like that. So with that help, like for that I'm really glad and really thankful to the sir कि आप सर ने मुझे इतना सब कुछ हेल्प किया. वहाँ पे जाके भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि लाइक लाइक अगर ऐसा ऐसा देखा जाए तो कि अगर बच्चे जिनका फुल फीस जा रही है और मेरा लाइक इंस्टॉलमेंट्स में है, तो सर एज अ बायस्ड फील कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ फील नहीं हुआ मुझे. ही वॉज लाइक all students are similar to him. So that was very thankful for sir.
फिर दिस वाज द जर्नी दैट आई वेंट देयर एंड दैट्स ऑल आई विल से अबाउट दिस या सो आप जब एमबीबीएस कर रहे थे, अपने एमबीबीएस की डिग्री आपकी जब चालू थी, सो वर देयर एनी सैक्रिफाइसेस, मतलब आपने कोई सैक्रिफाइसेस फेस किए? हाँ, सैक्रिफाइसेस थे काफ़ी। जब मैं लाइक बट 10th-12th स्टैंडर्ड में था तब मुझे स्केच, डांसिंग, फिर आई वाज़ गुड इन फुटबॉल, लाइक ये सब मैं बहुत ज़्यादा खेलता था। मैं स्टेट लेवल तक खेल चुका हूँ फुटबॉल में। फिर मेरे स्केचेस दे आर वेरी गुड एट मोमेंट। मैं डांस डांस भी करता था। बट व्हेन यू कम इवेंचुअली, जब तुम पढ़ाई करने आते हो एमबीबीएस की पढ़ाई करने, तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एमबीबीएस का स्टडी इतना वास्ट है कि तुम्हें ये सब बाकी की चीज़ें करने को टाइम ही नहीं है। और फिर उसके वजह से मुझे वो लाइक इवेंचुअली मुझे वो धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ा वो सब। आई समटाइम्स लाइक मुझे होता है फील कि वो सब मेरे थे, दैट वाज रियली माय टैलेंट, एंड मुझे कभी कभी फील होता है कि नहीं वो रखना चाहिए था, बट नाउ टुडे आई एम अ डॉक्टर, सो दोज ऑल सेक्रीफाइसेस आर रियली वर्थ फॉर मी। सो आपकी जो एमबीबीएस डिग्री थी, इट्स वेरी हार्ड, या बहुत मुश्किल होती है। या सो आपके लिए वो मोटिवेशन क्या था? Yeah, so for motivation, like first of all my home condition, वो क्योंकि आपको मैंने पहले बता चुका कि मेरा फाइनेंशियल इशू थोड़ा हो गया था स्टार्टिंग में। बट फिर वो सब मेरे दिमाग में रह के, और जो मॉम ने मुझे लास्ट चांस दिया था, इट वाज रियली अ लास्ट चांस फॉर मी। तो वो सब लाइक फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द डे व्हेन आई टुक द एडमिशन, वो मुझे मेरे लाइक हिट करती थी वो चीज़ें कि नहीं मुझे करना है, बस मुझे करना है, ये मेरा लास्ट चांस है। और जो भी था कंडीशन, जो भी था, वो सब देख के, एंड यू नो टुडे एज बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, इट्स रियली हार्ड टू अचीव एनी ड्रीम, बिकॉज जो प्रोसेस है, जो तुम्हारी जो जर्नी है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो उसके वजह से ये एक था मेरे दिमाग में कि नहीं ये मुझे हर हर टाइम मुझे मोटिवेट करते रहता था कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, क्योंकि घर पे सब ऐसा है, और मैं एज एज अ सिंगल चाइल्ड इन माई होम, मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई मॉम एंड डैड, मुझे ये सब करना था, तो दैट्स वाई इट वॉज हिटिंग मी। और आपका उधर एमबीबीएस में आपका स्टडी पैटर्न कैसा था? कि क्योंकि आपको एफएमजी भी साथ में करने हैं, या उसके साथ आपको एमबीबीएस की डिग्री भी साथ में करनी यस है, यस एंड एज यू सेड यू आर अ गुड स्पोर्ट्समैन, सो या आप ये तीनों कैसे मैनेज करते हो? ओके, सो इफ़ यू से कि अब्रॉड जाके, अभी आपको ऐसा लगता होगा अब्रॉड जाके बच्चे पढ़ के यहाँ पे आते हैं और बहुत इजी होगा, बट ये बिल्कुल इजी नहीं है। जब तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हें वहाँ जाके उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, फिर वहाँ का स्टडीज़, वहाँ का पैटर्न, उनके लैंग्वेज में भी स्टडीज़, उनकी लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ती है। जब तुम बाहर जा रहे हो, पेशेंट से मिल रहे हो, तो उनके लैंग्वेज में क्या, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, वो भी सब समझना पड़ता है। सो इट्स नॉट ईजी टू गो देयर। और रही बात स्टडी पैटर्न की, तो वहाँ जाके टोटली पूरा इंडियन बेस्ड एजुकेशन है। टोटली सिलेबस इंडियन है, इंग्लिश में पढ़ाता है, वैसे कोई इशू नहीं है। और तुम जब वहाँ जाते हो तो पढ़ाने के लिए वहाँ पे सब इंग्लिश टीचर्स है, तो तुम्हें उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और रही बात एजुकेशन की, तो ओके सब बोलते हैं वहाँ पे कैडेवर नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है, वहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो थिंग्स आर लाइक दे आर वेरी सॉर्टेड। प्रैक्टिकल तुम इंडिया में करो या बाहर करो, वहाँ पे है, वहाँ पे डेमोज पे तुम्हें हो जाएगा प्रैक्टिकल्स। इंडिया में तुम्हें ठीक है कैडेवर मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारे ऑन हैंड नहीं मिलता है। वो तुम्हें एनाटॉमिकल सर रहेगा, वो ही करेगा, तुम्हें बस देखना है। इट्स लाइक जस्ट ऑब्जर्वेशन थिंग। रही बात प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल्स अभी हर जगह हो रहे हैं, तो वैसा कोई इशू नहीं है कि इंडिया में कर रहे हो तो प्रैक्टिकल मिल रहा है और बाहर प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है। वैसा भी कोई इशू नहीं है। अभी प्रैक्टिकल्स देखा जाए तो सारे सारे प्रोसीजर्स जो भी है, तुम्हारे हॉस्पिटल के जो प्रोसीजर्स है, वो तुम्हें वहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन तुम बोलते होगे कि इंडिया में ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सपोजर है। तो जब तुम 5 साल पढ़ने के बाद यहाँ पे आ रहे हो, तो 1 साल इंटर्नशिप है, यहाँ पे सब कवर हो जा रहा है, तो तुम्हें उसकी कोई टेंशन ही नहीं कि तुम वो वहाँ पे लैग कर रहे हो या कोई। तो दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम फॉर द एजुकेशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया एंड दी अब्रॉड। या ओके, सो जब आपका जब वहाँ पे स्टडीज एमबीबीएस की जो स्टडीज चलती थी ओके एंड एफएमजी की स्टडीज चलती थी, ओके हाउ यू आप वो दोनों कैसे मैनेज करते थे?
See, the syllabus for FMG and the MBBS are totally same. जो हम FMG में देने वाले हैं वही हमको 5 साल पढ़ना है. नाउ द थिंग इज लाइक जब हम पढ़ते थे तो आई वाज लाइक पर्सनली मैं फर्स्ट ईयर से बुक्स पढ़ता था एंड फर्स्ट टू सेकेंड ईयर आई जस्ट रीड बुक्स बट फिर उसके बाद फ्रॉम सीनियर आई गॉट टू नो द सब्सक्रिप्शंस. So there are many subscription platforms like Maro, Prepladder. So you can just get that and you can study from those. There are many videos and you can have the study pattern from those apps. So मैं वो उस पे से पढ़ता था तो 5 साल में बस पढ़ते जा रहा था एंड द थिंग इज लाइक तुम एमबीबीएस में पढ़ रहे हो लेकिन एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम कितना पढ़ रहे हैं. हमें हमारे दिमाग में आ भी रहा है ये चीज़ें, हमें आगे हम कहाँ तक पहुँचे कुछ पता नहीं है, हम जस्ट पढ़ रहे. बट आई विल जस्ट से कि जस्ट बी कंसिस्टेंट, क्योंकि जब तक तुम पढ़ रहे हो तुम्हें तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कितना गेन कर रहे हो, तुम्हें क्या है. जस्ट बी कंसिस्टेंट, पढ़ते रहो. उन उन चीज़ों को तुम अप्लाई करो. अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स है उनको उस चीज़ों को अप्लाई करो. तभी तुम्हें तब से फर्स्ट ईयर से तुम्हें ये नहीं लेना है कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है. यू जस्ट एन्जॉय द मोमेंट. तुम बाहर गए हो, वहाँ के बाकी के भी चीज़ें वो भी तुम एन्जॉय करो. और रही बात एफएमजी की, जो तुम अभी 5 साल पढ़ रहे हो, ठीक है, 5 साल तुमने पढ़ लिया, तुम्हें समझ गया कि क्या है ऑलरेडी. तो जब तुम इस स्टडीज को यूज टू हो जाओगे, फिर जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 6 महीने का और तुम्हारा क्लासेस रहेंगे. यहाँ पे जब तुम दिल्ली में आओगे, क्लासेस होगे तुम्हारे, उन 6 महीनों में इस हद तक पढ़ो कि ये तुम्हारा लास्ट मोमेंट है और इसके बाद लाइक तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है. तो उस हिसाब से पढ़ो. और जब तुम यहाँ पे पढ़ोगे तुम्हें पूरा, जब जो तुमने 5 साल में सच में जो पढ़ा है वो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा कि तुमको ऐसे लगता होगा कि तुम पढ़ते पढ़ते कहीं स्टक हो चुके हो. लेकिन जब तुम फाइनली 6 महीनों में पढ़ोगे तो तुम्हें याद आएगा वो सारी चीज़ें जो तुमने 5 साल में किए हैं. और फिर उसी पढ़ाई की वजह से तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे एंड यू कैन रियली क्रैक दी एफएमजी एग्जाम. सो अभी एनएमसी के अंदर, नेशनल मेडिकल काउंसिल के अंदर नेक्स्ट के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं. ओके. सो आपके थॉट्स क्या है उसके ऊपर? सो अबाउट नेक्स्ट एग्जाम, हमें काफ़ी कुछ पता चला है कि आगे जाके इंडियन इंडियन ग्रेजुएट्स प्लस फॉरेन ग्रेजुएट्स दोनों को एक ही एग्ज़ाम देनी पड़ेगी जो होगी नेक्स्ट. अभी ऐसा था कि इंडियन ग्रेजुएट को बस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देके उनका इंटर्नशिप चालू हो जाता था और फॉरेन ग्रेजुएट्स को एफएमजी एग्ज़ाम देनी पड़ती थी. बट अब आगे जाके नेक्स्ट एक कॉमन एग्ज़ाम होने वाली है जो दोनों के लिए होगी. सो आई विल टेल टू माई जूनियर्स कि जो बच्चे हैं अभी जो आएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तुम फर्स्ट ईयर से पढ़ना चालू करो. तुमने सीनियर से सुना होगा कि कुछ नहीं, लास्ट ईयर से पढ़ लोगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी वैसा नहीं रहा है. अभी एग्ज़ाम्स इतने ज़्यादा टफ हो चुके हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. अब अभी तुम अगर सिर्फ एफएमजी के तुम पास्ट ईयर एग्ज़ाम्स देखोगे तो इट्स रियली कंपेयर टू नीट पीजी और आईना एग्ज़ाम जो हम इंडिया में देते हैं, तो बहुत टफ हो चुका है. तो तुम अभी से पढ़ना चालू कर दो. तुम ये डिल्यूजन में तो बिल्कुल मत रहना कि लास्ट ईयर में पढ़ोगे और फिर तुम्हारा निकल जाएगा. ये गलती से भी डिल्यूजन में मत रहना. फर्स्ट ईयर में आए हो तब से स्टार्ट करो पढ़ना. तुम्हारे बेसिक्स क्लियर करो. जब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, नेक्स्ट हो या कोई भी एग्जाम हो आगे जाके, यू विल जस्ट क्रैक द एग्जाम्स वेरी वेरी इजीली. दैट्स ऑल आई विल से. जब आपकी एमबीबीएस की डिग्री चल रही थी, सो आप कितने आवर्स एफएमजी को देते थे? ओके. सो मैं एक लास्ट ऐसे बोलूँगा कि जो लास्ट के 6 मंथ्स थे एग्ज़ाम के, सो दैट टाइम आई रियली स्टडीड वेरी हार्ड. जब मैं क्लासेस ज्वाइन किए, हमारे क्लासेस के टाइमिंग ऐसे थे कि सुबह 8 बजे स्टार्ट होते थे एंड इट लास्ट टिल 7, शाम के 7 बजे तक. एंड हमें बस 3 ब्रेक मिलते थे बीच में 15-15 मिनट के. और टोटल पूरा क्लास हमें कंटिन्यू करना पड़ता था. और जैसे क्लास ख़त्म हुआ, 8 बजे घर पे गए और तुरंत हमें पूरा दिन पढ़े हमने, वो पूरा रिवीजन करना पड़ता था. सो पूरे दिन का पढ़ना तो उसे 3-4 घंटा तो इजीली लगता था रिवीजन करने के लिए. सो वो रिवाइज करने के लिए हमें एक बज जाता था. लेकिन अभी तुम सोच रहे होगे कि पूरा दिन पढ़ ही रहे, सोएंगे कब क्या. बट
सी स्लीप इज़ अ वेरी नेसेसरी, क्योंकि तुमने जो पूरा दिन पढ़ा है वो स्लीप से ही तुम पूरा रिकवर कर पाओगे। क्योंकि तुम अगर सोओगे ना, बस पढ़ते जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। इट्स लाइक तुम बस काम कर रहे हो लेकिन उसका कुछ आउटपुट नहीं होगा। स्लीप इज रियली नेसेसरी, क्योंकि जो जो तुम पढ़ रहे हो वो रिकवर होना चाहिए। जो तुम रिमेंबर कर पा रहे हो उसके लिए स्लीप बहुत नेसेसरी है। तो सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 आवर्स लाइक इट इज अ सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। तो जब तुम तो हम मेरा ऐसा था कि सुबह सुबह से क्लास गए, शाम में आए, फिर से 10 बजे बैठ गए पढ़ने को, फिर से पूरा 1 बजे तक मैं रिवीजन करता था। और फिर बाद में सो के, ये मेरा रूटीन था। इट लास्ट फॉर 4 मंथ्स। फिर 4 महीने होने के बाद हमारा ऐसा था कि क्लास 4 महीने होता था, और फिर 2 महीने हमें बस रिवीजन के लिए छुट्टी दिया जाती थी। तो 2 महीने ऐसा था कि मैं लाइब्रेरी लगाता था। एंड आपको झूठ लगेगा लेकिन 14 to 16 hours आई हैव स्टडीड कंसिस्टेंटली फॉर 2 months। एंड दिस इज माई जर्नी फॉर माई एमबीबीएस। सो जब आप एफएमजी के लिए इतना पढ़ रहे थे तो आपको कैसे पता चला कि आप उसके लिए इतना प्रिपेयर्ड हो कि नहीं? ओके, सो जब हम हमारी एग्जाम पास आ रही थी, तो ऑन ऐप एंड ऑन क्लासेस दे प्रोवाइड अस अ जीटी। जीटी एक ग्रैंड टेस्ट है। ये एक डेमो एग्जाम्स होती है, लाइक सिमिलर टू दी फाइनल एग्जाम जो एफएमजी है। तो ये तुम हर प्लेटफॉर्म में अलग अलग टाइप्स के जीटी रहते हैं, तो तुम उसे देते रहो। जीटी है ना, ऐसा है कि तुम जितना जल्दी दोगे और जितना ज़्यादा दोगे, तुम्हें एनालाइज होगा, तुम समझ पाओगे कि तुम कितने पानी में हो, कितना तुम्हें आ रहा है, और इससे तुम एनालाइज कर पाओगे खुद को कि तुम कितने प्रिपेयर्ड हो। ताकि जितना तुम जीटी देते रहोगे, जीटी देने से क्या होगा कि जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो वो आप एक नोटबुक में नोट डाउन करो, और जो भी गलतियां हुई है उसको नोटबुक में नोट डाउन करो। और उस नोटबुक में जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे, उससे पहले उस नोटबुक को एक बार फिर से रिव्यू कर लेना, जिससे ना तुम्हें समझेगा कि तुम्हारी क्या क्या गलती थी, और इससे तुम एनालाइज करते रहोगे और तुम्हारे इवेंचुअली स्कोर्स बढ़ेंगे। तो ये एक मेरे लिए जीटी एक ऐसा था कि तुम हेल्प करता है एग्जाम्स क्लियर कर। आपने जब आपके एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट की, ओके। ऑल दैट 6 years ऑफ एफर्ट्स हम्म। एंड नाउ द 6 months ऑफ एफएमजी का एफर्ट्स, एफएमजी आपने 6 month के लिए आपने ये प्रिपेयर किया। हम्म। आफ्टर ऑल दैट द एग्जाम डे, आपका सुबह सुबह माइंडसेट क्या था एग्जाम से पहले? सुबह सुबह फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक टू अमित सर, क्योंकि जैसे लाइक फर्स्ट कॉल उनका सुबह सुबह सर का कॉल था। एंड लाइक हिज वर्ड्स वर रियली मोटिवेटिंग फॉर मी, क्योंकि उन्होंने कॉल किया एंड ही वाज लाइक, बच्चा बस इस बार 200 पार लाना है कुछ भी करके। एंड आई वाज लाइक, सर कर लूँगा, बस आप भरोसा रखना, ऐसा वैसा। एंड आई वाज लाइक, यस आई विल डू सर। एंड लाइक वो एक अभी काफ़ी यहाँ पे कंसल्टेंसी है, लेकिन मैंने ऐसे कभी देखा नहीं कि सर जो कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए। तो इट वाज लाइक रियली सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो कि सर का कॉल आ रहा है, वो हमारा फॉलो अप ले रहे हैं। So that was the thing in the morning. And secondly, then my parents, उन्होंने मुझे कॉल किया। एंड जब मैंने अपने माँ से बात की, तो तब मुझे सब फ्लैशबैक एक मोमेंट में आया कि जो जो 5 साल पहले था मैं, कि मैं मम्मी को एक लास्ट चांस मांग रहा था कि मम्मी बस एक लास्ट चांस दे दे, मैं दिखा दूंगा तुझे। एंड टुडे वाज माय लास्ट मोमेंट कि मम्मी मैं आज करके दिखाऊंगा तुझे, आज जो भी होगा ये पूरा 5 साल बस तेरे नाम है। एंड मैं बस वो करके, एंड आई जस्ट वेंट टू द एग्ज़ाम, एंड इट वाज रियली गुड। पेपर बहुत सही गया था। एंड आई रियली एंड आई स्कोर्ड 196 मार्क्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर वॉट एवर आई हैव अचीव्ड टिल येट। सो आपका जो एफएमजी का आपने 196 आया, जिस दिन रिजल्ट डे था, या हाउ वाज दैट डे फॉर यू? आई वॉज रियली क्राइंग, मतलब इतना रोया मैं, इतना रोया। तब फिर मम्मी लाइक बाहर, शी इज़ वर्किंग, सो शी वॉज आउटसाइड। तो मैं मम्मी को कॉल किया, मम एंड मैं बहुत रो रहा था। तो मम्मी को ऐसा हुआ कि रो क्यों रहा है, फेल हो गया क्या ऐसा? एंड मम्मी मम्मी ने बोला मम्मी पास हो गया। मैं बहुत चिल्ला रहा था, बहुत रो रहा था। फिर मम्मी मम्मी आई, मम्मी तुरंत आए, पापा आए।
दे वर लाइक दे हग मी, दोनों हम तीनों बैठ के रो रहे हैं हम। बट इट वाज लाइक एक मोमेंट ऐसा है कि ये मेरे लाइफ में एक बेस्ट मोमेंट था कि मैंने लाइक एक रहता है ना बचपन से कि कुछ तो करके दिखाए घर वालों को कि हमारा भी एक एग्जिस्टेंस है, हम भी कुछ कर पाए, हम भी कुछ करके दिखाए घर वालों को। तो ये एक मोमेंट था मेरे लाइफ में कि मैं पहले बार मम्मी पापा को कुछ तो करके दिखाया हूँ, कि उनको एक ऐसा दिलासा दिया हो कि हाँ मैं हूँ मम्मी पापा यहाँ पे, मैं आपकी आगे की फ्यूचर सब सिक्योर करूँगा। Right, that या was really emotional. या All these celebrations, all these efforts all together, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 11-12 से, यस और आफ्टर 6 years and 6 months यू आर हियर क्लियरिंग एफएमजी एंड यस दैट वो टाइटल लगा डॉक्टर का. सो यस फ्रॉम सक्षम कंकाळे टू डॉक्टर सक्षम कंकाळे, यस हाउ वाज दैट टू यू? सो द थिंग वाज लाइक जो भी ये जो जर्नी थी 5 साल की, तो इट वाज रियली रियली हार्ड फॉर मी, क्योंकि जिस जो बहुत कुछ चीज़ इसमें से गुजर चुका हूँ, बहुत कुछ चीज़ें आए मेरे अगेंस्ट मेरे, लाइक माय होम कंडीशन, मेरे सराउंडिंग, बहुत कुछ देखा हूँ मैं वहाँ पे। और इन सब चीज़ों के बाद लाइक टुडे आई एम अ डॉक्टर, सो इट्स लाइक ऑल द सेटबैक्स आर नेसेसरी टू राइज अबव ऑल। सो आपने आपकी एमबीबीएस की जो डिग्री है वो सक्सेसफुली कंप्लीट की थ्रू जी। फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज. बट आपके जो बैचमेट्स थे जो अलग हम्म। कंसल्टेंसी से आए या फिर कोई ओके। एजेंट से आए, ओके। तो वहाँ पे कोई ऐसे स्कैम हुए थे क्या? यस, देयर वर मेनी स्कैम, यानी सीन ऐसा था कि मुझे अभी याद है, हमारे ईयर की कोई कोई तो थे बच्चे, तो उनारा उनका एडमिशन हो चुका था फर्स्ट ईयर में, एंड उनके 5 साल पूरे हो गए, एडमिशन हो गया, 5 साल उनके हो गए। जब एफएमजी एग्ज़ाम आई, तो एफएमजी एग्ज़ाम के पहले हमें फॉर्म भरना पड़ता है, और उस फॉर्म में नीट यूजी की एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना पड़ता है, एंड दे वर नॉट क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड ही नहीं थे पहले से। सो ऐसे भी बच्चे हैं जिनका जो नीट यूजी क्वालिफाइड ही नहीं है, और उनको भी वहाँ पे कोई एजेंट्स थ्रू वहाँ पे एडमिशन दिला के, मीन्स यू कैन थिंक दैट कि उनके पूरे 5 साल वेस्ट हो चुके हैं। एंड अभी उन्हें कुछ ऐसे कुछ तो जुगाड़ करके या फेक डॉक्यूमेंट बना के, फेक डिग्री बना के उनको आगे का लाइफ करना पड़ रहा है, बट इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर दैट पर्सन कि ऐसे भी एजेंट्स हैं, ऐसे भी कोई कोई कंसल्टेंसी जो डॉक्यूमेंटेशन संभाल के नहीं रख पा रहे। जैसे अभी काफ़ी काफ़ी बच्चे देखिए, उन्होंने फर्स्ट ईयर में उनके 11th 12th के मार्कशीट, 10th के मार्कशीट सबमिट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं तो उनको मिसप्लेस कर दिया। अभी देखा जाए तो वहाँ पे सिक्योरिटीज तो, जो कंसल्टेंसी वेल नोन कंसल्टेंसी जो कॉलेज से लिंक्ड है, तो उनका ऐसा है कि उनके हॉस्टल्स है, तो बच्चे सेफ है वहाँ पे हॉस्टल्स में जाके। लेकिन कोई कोई एजेंट्स ऐसे है कि वो बस वहाँ पे एडमिशन करवा दे रहे और वहाँ पे जाके उनको फ्लैट पे भेजवा दे रहे। अभी बच्चे फर्स्ट ईयर में पहले पहले बच्चे, नए बच्चे हैं, उनको वहाँ का कल्चर नहीं पता, वहाँ का लैंग्वेज नहीं पता, वहाँ के लोग कैसे, लाइक रेंट रेंट ओनर होम ओनर के साथ बात कैसे करनी है, उनको कुछ आइडिया नहीं है। वहाँ जाके वो बस भेज देते हैं, और लेकिन वहाँ पे बच्चे फेस कर रहे हैं कि उनका कोई हॉस्टल नहीं है, उनका कोई फ्लैट नहीं है, फिर वहाँ जाके बच्चों के साथ ही अलग स्कैम हो जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उन्हीं उन्हीं कंसल्टेंसी से जाओ जो वेल नोन है, कॉलेज के साथ उनका लिंक्ड है, क्योंकि उनका हॉस्टल उनको वहाँ पे सेफ है, तो बच्चे वहाँ पे सेफ फील करते हैं, वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। इंडियन फूड है वहाँ पे, फिर तुमको जो भी प्रॉब्लम रहेगा वहाँ पे सुपरवाइज़र है ऑलरेडी, वहाँ पे वूपी सर है, तो वो सब वहाँ पे है आपको सुपरवाइज करने के लिए, तो तुम्हें उसकी कोई टेंशन नहीं। तो आप जब भी एडमिशन लोगे तो कंसल्टेंसी एक ऐसा होना चाहिए कि उनका है, एस्टेब्लिशमेंट है यहीं पे, तो उस हिसाब से आप आगे की स्टेप्स लो। आपका जो एमबीबीएस का डिग्री थी, आपकी जो एमबीबीएस की डिग्री थी आपने जब हम्म। अब्रॉड से कंप्लीट की, हम्म। इंडियन एमबीबीएस से और अब्रॉड एमबीबीएस में ओके। डिफरेंस क्या आपने फेस किया? डिफरेंस देखो, डिफरेंस तो कोई डिफरेंस नहीं है। द थिंग इज लाइक, आपको पता है कि इंडिया में मिडिल क्लास लोग हैं, काफ़ी लोग हैं मिडिल क्लास लोग जो प्राइवेट
एज अ प्राइवेट, इंडिया में प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पाते. दे आर लाइक crores of monies they take per year जस्ट फॉर एडमिशन. और फिर अभी काफ़ी मिडिल क्लास लोगों के है, बचपन से उनकी ड्रीम्स है कि बड़े होके एमबीबीएस बनना है, या उनके पेरेंट्स है उनका अभी ड्रीम है कि हमारे बच्चे एमबीबीएस बने. सो मैं सच में उनको रेफर करूँगा कि आप बाहर जाओ. आपका बहुत कम कम पैसों में आपका हो जाएगा सब कुछ. लाइक करोर्स ऑफ रुपीस भरने से अच्छा बाहर जाओ. आपको लगता है कि बाहर आपको प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे प्रैक्टिकल है. अगर बस यही यही एक दिक्कत है तो आप ये भी सोचो कि 5 साल के बाद इंटर्नशिप होने वाली है, जो पूरा प्रैक्टिकल वर्क कवर हो जाएगा पूरे इंटर्नशिप में. तो आप ये मत सोचना कि वहाँ पे बाहर जाके प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है इसलिए हम बाहर नहीं भेज रहे, ये तो सोचना ही मत. और रही बात प्रैक्टिकल्स की, तो वहाँ पे इंटर्नशिप होने वाला है और इंडियन ग्रेजुएट्स को भी एक इंटर्नशिप रहते हैं, वो भी तभी सीखने वाले. लेकिन तुम थ्योरी वाइज देखोगे तो बाहर जो बच्चे हैं जो सच में पढ़ रहे हैं तो उनका थ्योरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमें टाइम बहुत मिलता है और थ्योरी हमारा बहुत स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू आईएमजीज. और रही बात दूसरी कि थ्योरी 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 एक पार्ट हो गया और प्रैक्टिकल का तो तुम्हारा इंटर्नशिप में क्लियर हो जाएगा. अभी आप सोच रहे होगे कि फिर से नहीं हम इंडिया में ही लेंगे, जो क्या बोलते हैं प्राइवेट, थ्रू प्राइवेट लेंगे ऐसा. तो अभी नेक्स्ट एग्जाम आने वाली है, आप प्राइवेट लो या आईएमजी हो या आप बाहर फॉरेन में जाओ, आपको नेक्स्ट एग्जाम ही देनी पड़ेगी. तो आप ये सोचो कि आप अभी अभी तक सबकी मेंटेलिटी ये थी कि प्राइवेट में ले लेंगे, चलो पैसे भी भर देंगे, एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार क्लियर हो जाएगा एमबीबीएस तो वो तुरंत डॉक्टर बन जाएगा. लेकिन अभी नेक्स्ट जब आएगी तो आपको तब इतना पैसे भरने के बाद भी आपको नेक्स्ट एग्जाम देनी है, अगर उसमें नहीं क्लियर हुआ तो क्या फ़ायदा. तो आप ये सोचो कि उससे कम पैसों में आप बाहर जाओ. जब आप बाहर जाओगे तो एजुकेशन तो सेम है, आप यहाँ पे करोस में भरो, वहाँ पे कम में बैठो, लेकिन सीन ऐसा है कि वहाँ पे एजुकेशन तो सेम ही है. तो आप बाहर भेजो, जिससे आपका बच्चा कल जाके जल्द एमबीबीएस भी बन पाएगा और आपका जो फ्यूचर था, आपका जो ड्रीम था एमबीबीएस बनने का, वो भी आपका पूरा हो जाएगा. अभी के जो बच्चे हैं, नीट के बच्चे इस साल जिन्होंने नीट दी हम्म 2025, हम्म हम्म. एक्चुअली इस साल नीट का पेपर बहुत हार्ड था. जी जी जी, बहुत. सो बच्चे थोड़े डिमोटिवेटेड है कि यार हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा एजुकेशन प्रॉपरली होगा कि नहीं होगा. ओके. अभी हम लोग को शायद से रिपीट करना चाहिए. सो एनी मैसेज फॉर देम? आप अगर रिपीट करना चाहते हो तो इट्स टोटली ऑन यूज, लेकिन लाइक मेरा एक पर्सनल था कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना था लाइक इन माय एजुकेशन. सो आई टुक द डिसीजंस वेरी क्विकली कि मैं बाहर चला गया, तुरंत एमबीबीएस ले लिया एंड मेरा कहीं पे ड्रॉप नहीं हुआ है. सो अगर आपको ड्रॉप नहीं चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप तुरंत आप बाहर का एजुकेशन ले सकते हो. इट्स रियली गुड, कोई स्कैम नहीं है. बस आप कंसल्टेंसी ध्यान से देखो और आगे का जो भी जर्नी रहेगा बहुत स्मूथ जाएगा. लेकिन सबसे मेन बात मेरा यही होगा, आप इंडिया में रहो, आप बाहर जाओ, आपको पढ़ना है. इट्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, बस ये सोच के ही आप आगे आगे स्टेप लेना, क्योंकि एमबीबीएस इट्स रियली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेशेंट. तो आप गलती से भी मत ये सोचना कि हाँ एडमिशन ले लिया अभी सब आराम से हो जाएगा, ये मत सोचना. पढ़ना, स्टार्टिंग से पढ़ना. ये मैसेज जो आपने दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट था आज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दे वर रियली डिमोटिवेटेड. यस यस. सो आपका शायद से पॉडकास्ट देख के वो रियली मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि सो आपके जो सेटबैक्स थे, ऑल द सेक्रीफाइसेस यू मेड in all this 6 years of MBBS, all the time you spent on the studies, and finally you became a doctor. So what do you think of now कि आपकी तब की पर्सनालिटी और अभी की पर्सनालिटी में आपको डिफरेंस क्या दिखा? इट्स लाइक ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि जो मैं पहले था इट वाज लाइक मैं बहुत इमेच्योर बोल सकते हो, क्योंकि मुझे तब पता नहीं था कि लाइफ क्या है. मैं घर पे रहता था, मुझे पता नहीं था कि आगे जाके मैं क्या करूँगा. आई वॉज लाइक टोटली अवे फ्रॉम द पाथ. मुझे पता नहीं था कि मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. लाइक यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि 11th में 10th में 65% और 12th में 66%, ऐसा बंदा आगे जाके क्या ही कर पाएगा. बट मेरा आज मैं डॉक्टर बना हूँ, यही यही मुझे एक मैसेज पहुंचाना है सबको कि डोंट जज एनी ऑफ द चाइल्ड कि
इसको इतने परसेंट कम आ रहे हैं, ये 10th 12th के जो मार्क्स है ये सच में कोई मायने नहीं रखते। आपको लगता होगा कि बच्चों को इतना कम मार्क्स आए, ये आगे जाके क्या क्या बनेगा। मैं एक एग्जांपल देख सकते हो कि मुझे बहुत कम मार्क्स थे, स्टिल आई एम टुडे अ डॉक्टर एंड अ वेल रेप्यूटेड डॉक्टर। सो आई विल से दैट कि जो पर्सनैलिटी चेंज मुझ में आई है, तो स्टार्टिंग में मैं एकदम अवे फ्रॉम द पाथ था, लेकिन टुडे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो चेंज मुझे आज आई है, क्योंकि जब तुम बाहर जाते हो तुम्हें एक एक्सपोजर आता है, लोगों के साथ बिहेव करना, लोगों के साथ बात करना। जो डॉक्टर है तो डॉक्टर का एक मेन स्किल होना चाहिए ये कि कम्युनिकेशन, लोगों के साथ कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा वो डॉक्टर बनता है, ये एक हम बोल सकते हैं। तो जब तो तुम बाहर जाओगे, लोगों के साथ रहोगे, लोगों के साथ एक्सपोज करोगे। और मुझे तो पहले, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे तो पहले कुक करने भी नहीं आता था। मैं वहाँ जाके कुकिंग सिखाऊँ, कुकिंग सिखाऊँ, लोगों के साथ बात करना सिखाऊँ, लोगों के साथ लोगों के फीलिंग्स समझना सिखाऊँ। मुझे पता नहीं था कि पहले मैं क्या, कैसे कैसे रहना है, लोगों के साथ क्या करना है। सो दिस मेक अ वेरी ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम जो मैं पहले था और जो मैं अभी हूँ। अभी के जो बच्चे जो नीट के बाद एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं, हम्म। आपका कोई मैसेज उनके लिए? सो मेरा मेन मैसेज तो ये होगा कि ये 5 साल लाइफ में वापस नहीं आने वाले हैं, तो इनको बहुत अच्छे से जीना, क्योंकि जो भी मोमेंट्स हो गए, देर विल बी लोज, देर विल बी हाइज। कुछ कुछ ऐसे हो गए कि बुरे टाइम जा रहा है, कुछ 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 बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। सब फील करो, एक ऐसे ऐसे जीना कि ये 5 साल वापस नहीं आने वाले, इस टाइप से जियो इसको। पढ़ो, बहुत मस्ती करो, फ्रेंड्स बनाओ, तुम्हारे क्या बोलते हैं, नए नए चीज़ें तुम में है, कुछ कुछ स्किल्स हो गए उसे सीखो। बहुत कुछ आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। लेकिन मेन यही है कि पढ़ना पढ़ना बिल्कुल छोड़ना मत, कंसिस्टेंट रहना। क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर से अगर पढ़ोगे तो ये तुम्हारा अभी आगे जाके सेटल होगा। ये मत सोचना कि बस मस्ती करोगे या सिर्फ मज़े करोगे, एंजॉय करोगे और बाकी सब। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ पढ़ना ही है, लेकिन सब बैलेंस्ड बना के चलो, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। तो आपको सबके साथ कंपटीशन में रहने के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सो दैट विल बी माय लास्ट मैसेज कि बस कि आप पढ़ो, बहुत पढ़ो। दैट्स ऑल। आपने आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया, या एंड वी रियली थैंक यू फॉर दैट, एंड वी हैव अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू, आपके ओके, लिए, आपके इंपॉर्टेंट टाइम के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।